गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का टॉपिक है कॉलम एंड स्टड सेकेंड पार्ट। यदि आप ये वीडियो देख रहे हैं तो कोशिश करिएगा इसका पहला पार्ट देखने की, क्योंकि पहले पार्ट में कुछ चीज़ें पहले बता चुके हैं और उसके आगे जहाँ पर हमने वीडियो को ख़त्म किया था उससे आगे का ये क्वेश्चन वगैरह जो मतलब थ्योरी है वो आपकी आगे चलाई जा रही है। तो कोशिश करके पहली वीडियो देखें, उसके बाद आप सेकेंड वीडियो देखिएगा तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो पहला आता है कॉलम एंड स्टड। तो पहले बात करेंगे कॉलम क्या होती हैं और स्टड क्या होते हैं। कॉलम वो होते हैं जिनकी लंबाई काफ़ी ज़्यादा होती है, या आप कहते हैं जिसका स्लेंडरनेस रेशियो 120 से अधिक होगा तो आपके लॉन्ग कॉलम कहलाएंगे। और अगर जिसका स्लेंडरनेस रेशियो 30 से कम होता है तो आप उसको स्टड कह सकते हैं या शॉर्ट कॉलम कह सकते हैं। मतलब दोनों आकार के आधार पर और स्थिति के आधार पर दोनों एक जैसे दिखते हैं, बस उसकी लंबाई और मोटाई के हिसाब से आपको क्लासिफाइड करना होता है कि ये लॉन्ग कॉलम है या स्टड है। कॉलम क्या है? कॉलम एक किसी भी स्ट्रक्चर का वर्टिकल या खड़ा भाग है, उसे कहते हैं कॉलम। जैसे घरों के जब पिलर खड़े किए जाते हैं तो जो पिलर बनाए जाते हैं फरमा डाला जाता है, उसके अंदर सीमेंट डाला जाता है तो एक खड़ा खंबा बन जाता है, उसी को कॉलम कहते हैं। वही आपका कॉलम कहलाता है। बस क्या है कि पुल हैं तो पुल में कहीं कहीं पर कॉलम गोल बना दिए जाते हैं, घरों में चौकोर बना दिए। तो क्या कहा जाता है कि किसी भी स्ट्रक्चर का जो ऊर्ध्वाधर मेंबर है, वर्टिकल मेंबर है, उसे कॉलम कहते हैं। कॉलम को दो भागों में बांटा गया है, भार के आधार पर और तनुता रेशियो के आधार पर। भार के आधार पर जब कॉलम पर अक्षीय भार लगता है या उत्केंद्रक भार लगता है तो उसे कहेंगे आपके अक्षीय भार या उत्केंद्रक भार। कॉलम क्या है आपका? ये हो गया एक ऐसा पार्ट, वर्टिकल मेंबर, यदि इसके अक्ष पर बल लगाया जा रहा है तो ये कहलाएगा अक्षीय भार, या इसके उत्केंद्र पर भार लगाया जा रहा है तो उसे कहेंगे उत्केंद्रक भार। सेकेंड आता है तनुता रेशियो के आधार पर। कॉलम आपके शॉर्ट, मीडियम और लॉन्ग होते हैं। शॉर्ट कॉलम वो कहलाते हैं जिनका सिलेंडरनेस रेशियो 30 से कम होता है। अब सिलेंडरनेस रेशियो होता क्या है? सिलेंडरनेस रेशियो कहलाता है तनुता अनुपात बराबर है L/K। L क्या है? सिलेंडर की कुल लंबाई, जिसे L की फॉर्म में लिख दिया गया, और K हो गई उसकी घूर्णन अक्ष की त्रिज्या। जिस अक्ष पर वो घूमने की कोशिश करेगा उसे कहेंगे K, जिस अक्ष पर वो घूमे। तो घूर्णन अक्ष की त्रिज्या तथा लंबाई का जो अनुपात है उसे कहते हैं सिलेंडरनेस रेशियो। समझ गए होंगे आप, सिलेंडरनेस रेशियो। दूसरा इसी में एक पॉइंट आता है नत परिवर्तन बिंदु। नत परिवर्तन बिंदु कहलाता है कि जहां पर जिस पॉइंट पर वो झुकने के लिए बाध्य हो या घूमे उसे कहते हैं नत परिवर्तन बिंदु। जैसे मान लीजिए आपने क्या किया, एक सीधी रॉड है प्लास्टिक की और आपने यहाँ पर फोर्स लगाया और एक फोर्स यहाँ लगाया, F1 यहाँ लगाया, F2 आपने यहाँ लगाया। जब आप इस पर कंप्रेशन करोगे तो ये क्या होगा, कहीं ना कहीं ये ऐसी इस अवस्था में आने की कोशिश करेगी, तो ये नत कर रही। तो ये जो बिंदु हैं इनका नाम रख दिया उन्होंने नत परिवर्तन बिंदु। तो आप समझ गए होंगे, इसे कहते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन या बहकाव। बहकाव मतलब पहले बीम ये इस कंडीशन में थी और जैसे ही आपने यहाँ पर फोर्स लगाया तो ये बीम ऐसी हो गई। तो जो बिंदु होते हैं, या अगर आप बिंदु ए है या बिंदु बी है, तो जो जिन बिंदुओं पर आप फोर्स लगा रहे हैं और कॉलम बेंड होने की कगार पे आ गया तो उसे कहते हैं नत परिवर्तन बिंदु। दूसरा आता है इक्विवेलेंट लेंथ। इक्विवेलेंट लेंथ का मतलब है नत परिवर्तन बिंदु, इस बिंदु और इस बिंदु की जो दूरी है वो कहलाती है आपकी प्रभावी लंबाई। इक्विवेलेंट
लेंथ या समतुल्य लंबाई। तो आशा करते हैं आप ये दोनों ही डेफिनेशन समझ गए होंगे, नत परिवर्तन और समतुल्य लंबाई या इक्विवेलेंट लेंथ। फिर इसके बात करेंगे कि यदि आपके बीम या कॉलम कहता है में आता है आयलर इक्वेशन, आयलर या यूलर, हिंदी में आयलर लिख देते हैं, इंग्लिश में यूलर कर देते हैं। तो यूलर इक्वेशन की बात करेंगे। यूलर इक्वेशन होती क्या है? यूलर EULAR यूलर फॉर्मूला, इसको कहते हैं आपके TE पाई स्क्वायर EI अपॉन L स्क्वायर, जहां पर P आपका हो गया यूलर या बहकाव या बकलिंग लोड, ठीक है, PE ये वाला, इसे कहेंगे आपके बहकाव भार, क्रिपलिंग लोड या आयलर भार। मतलब आयलर मतलब इसके द्वारा आप क्या करते हैं? बहकाव ज्ञात करते हैं, क्रिपलिंग ज्ञात करते हैं आयलर फार्मूले के द्वारा, जहां पर L हो गई आपकी प्रभावी लंबाई, कॉलम की प्रभावी लंबाई, I हो गया जड़त्व या इनर्शिया, E हो गया यंग मॉडुलस। तो आयलर इक्वेशन के द्वारा कॉलम के असफल किस कंडीशन में होगा? जब आयलर इक्वेशन में ये रखा जाता है कि यदि उस पर डायरेक्ट संपीड़न प्रतिबल नगण्य माना जाता है, केवल इस पर क्या होगा? बेंडिंग बल कार्य करेगा और बेंडिंग बल के कारण ही ये फेल होने की कगार पे आ जाएगा। ये क्या होगा? मुड़ेगा और मुड़ते मुड़ते ये चीज टूट जाएगी, तो ये फेल हो गया। तो आयलर इक्वेशन के द्वारा क्या करते हैं? फेलियर की कगार देखी जाती है कि किस कंडीशन में फेल हो गया है बेंड के कारण। तो बीम या आपका जो कॉलम है, कॉलम को यहाँ पे वर्गीकरण किया गया 4 प्रकार का सिरों के आधार पर कि कॉलम कहाँ कहाँ पर सिरे किस पोजीशन में रहेंगे। पहला आता है जब कॉलम का बोथ एंड आर पिन और हिंज्ड, जब कॉलम के दोनों सिरे या तो पिन होंगे या फिर हिंज्ड किए होंगे। सेकेंड आता है एक सिरा फिक्स होगा और दूसरा फ्री होगा, वन एंड फिक्स्ड अदर इज फ्री। थर्ड आता है वन फिक्स्ड एंड अदर हिंज्ड। सेकेंड आ गया आपका बोथ एंड आर फ्री, दोनों सिरे स्वतंत्र हैं, एक सिरा बंधा हुआ है, दूसरे में कब्जे लगे हुए हैं, एक सिरा फिक्स है दूसरा फ्री है, और यहाँ पर दोनों सिरे ही या तो पिन है या फिर हिंज्ड हैं। तो यहाँ पर 4 कंडीशन में 4 फार्मूले प्राप्त होते हैं। वो फार्मूले कौन कौन से हैं? पहले तो प्रभावी लंबाई के हिसाब से देखेंगे कि भाई इसमें फार्मूला बनेगा कैसे। तो जो आपका जो मुख्य फार्मूला है आयलर इक्वेशन का, वो तो है PE बराबर पाई स्क्वायर EI अपॉन L स्क्वायर। यदि दोनों सिरे पिन या हिंज्ड हों, तो आपने क्या किया? एक कॉलम है, कॉलम का N पॉइंट ए है, N पॉइंट ये है, और इस पे जब आप फोर्स लगा रहे हैं तो ये कुछ इस पोजीशन में आ जाता है। तो जो N पॉइंट है, N पॉइंट, ये आपके कहलाएंगे नत परिवर्तन बिंदु, और ये कहलाएगा इसका बहकाव क्रिपलिंग, और ये कहलाएगी इसकी लंबाई। और एक सिरा पिन मतलब बोथ एंड पिन, या तो आप दोनों में कब्जे लगा देंगे या फिर दोनों सिरों में पिन लगा देंगे। तब इस कंडीशन में बोथ एंड आर पिन, तब क्या करेंगे? यहाँ इसकी जो L लंबाई है वो आपकी स्मॉल l में कन्वर्ट हो जाएगी। तो फार्मूला क्या बन के आएगा? PE इक्वल टू पाई स्क्वायर EI अपॉन स्मॉल l स्क्वायर।
आप इस फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे जब दोनों सिरे पिन या हिंज्ड हो। नंबर फर्स्ट, तो ये आपकी पहला फार्मूला आ गया। या तो आप एक मेन फार्मूला ये याद करिए, तो उसके आधार पे आप सभी इसके चारों कंडीशन के फार्मूले बना सकते हैं, या फिर चारों फार्मूलों को आप याद करिए। दोनों तरीके आपको अपने हिसाब से देखने पड़ेंगे। फिर आता है आपका जब एक सिरा फिक्स हो और अदर फ्री। अगर एक सिरा फिक्स कर दिया आपने, मतलब आपने यहाँ पे एक कॉलम लगाया, बहकाव देखा, एक सिरे को कर दिया फिक्स्ड, यहाँ पे कोई भी चीज़ लगाए और यहाँ पर इसको कर दिया फिक्स, दूसरा आपका स्वतंत्र है, तो यहाँ पे जो प्रभावी लंबाई होगी वो हो जाएगी, जो एल है ये आ जाएगी 2L। क्लियर? तो जहाँ एल है ये वाला, वहाँ पे आप 2L लिख देंगे, तो ये आपका PE बराबर पाई स्क्वायर EI अपॉन L, तो ये आ गया 2, ये वर्ग है तो आ गया 4L स्क्वायर। सेकेंड फार्मूला P बराबर पाई स्क्वायर EI अपॉन 4L स्क्वायर। अब आता है जब एक सिरा फिक्स हो और दूसरी पर कब्जा लगा हो, वन एंड फिक्स्ड अदर इज फ्री। तो आपने क्या किया, एक फ्री किया, मतलब एक फिक्स कर दिया, दूसरे पर कब्जा लगा दिया। बीम है, इसको आपने कर दिया फिक्स और इस पे लगा दिया आपने कब्जा। कब्जे का आप सिंबल जैसा है वैसा डिनोट कर सकते हैं। और ये होगी आपकी प्रभावी लंबाई। और एन ये नत परिवर्तन बिंदु है, तो यहाँ पर क्या होगा, जो एल है, एल हो जाता है यहाँ पर L/2। तो यहाँ पर आ जाएंगे आप L अपॉन √2। तो इसका जो फार्मूला बन के आ जाएगा, अगर आप ये वैल्यू ये वाली आप इसमें रखेंगे, PE बराबर पाई स्क्वायर EI अपॉन L स्क्वायर है, तो इसको कर देंगे L अपॉन √2 और इसको आप वर्ग कर देंगे। और जब आप इसको खोलेंगे तो इसका फार्मूला आपका आ जाएगा पाई स्क्वायर EI अपॉन L स्क्वायर। तीसरा 2 पाई स्क्वायर EI अपॉन L स्क्वायर। सेकेंड आता है जब दोनों सिरे फिक्स हों, तब यहाँ पर सेम वही, यहाँ पर हो जाएगी L की जो वैल्यू है फोर्थ में कैपिटल L है, ये आ जाएगा L/2। तो आप यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, जैसा आपका यूलर का फार्मूला है, ये आ जाएगा 4 पाई स्क्वायर EI। चौथा फार्मूला है आपका 4 पाई स्क्वायर EI अपॉन L स्क्वायर। ये चार कंडीशन है और चार कंडीशन के आधार पे आप कोई भी क्वेश्चन जो है आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। कब? तो यूलर फार्मूला जो इस्तेमाल किया जाएगा किसी भी कॉलम के बहकाव के कारण। बहकाव मतलब जहाँ पर वो बेंड होने की कोशिश करेगा, जैसे आपने यहाँ पर बल लगाया तो ये कहीं ना कहीं ये बेंड हो रही थी, इस वजह से ये एक सिचुएशन क्रिएट हुई। तो बीम के सिरों को पिन होने के आधार पर या सिरों को जोड़ने के आधार पर आपने चार प्रकार की बीमों का क्लासिफाइड कर दिया। और ये यहाँ तक मतलब यह है बहकाव के आधार पर आप आयलर इक्वेशन का, और ये आपका एग्जाम में पूछा जाता है अक्सर, तो कोशिश करिए, कंपटीशन में भी पूछा जाता है और आपको यहाँ पर डिप्लोमा में भी मिलेगा और ये टॉपिक आपको बीटेक में मिलेगा, और खासकर सिविल वालों के लिए तो ये लाइफ टाइम इसकी जरूरत पड़ेगी। फिर आ जाता है इसका क्रिपलिंग, और इसी को आपका क्रिपलिंग लोड, आयलर लोड और बकलिंग लोड भी कहते हैं। इसके बाद फार्मूला देखेंगे रैंकाइन गार्डन फार्मूला। ये होता क्या है, जैसे कि अभी तो आयलर की बात की, तो आयलर में हम लोगों ने क्या किया, बहकाव की बात की। बहकाव मतलब डिफ्लेक्शन, अपने केंद्र से थोड़ा खिसक जाना।
ठीक है। जैसे ये था, इसका अक्ष कहाँ थी पहले शुरुआत में, ये इसका जो एक्सेस ये था, और जब इस पर लोड लगाया तो इसका एक्सेस कुछ चेंज हो गया। तो वहाँ पर हम लोग आयलर की बात कर रहे थे। लेकिन यदि कॉलम क्या है, ना तो वो लंबी है ना ही ये छोटी है, तो क्या करेंगे, वहाँ पर लगाएंगे रैंकाइन गार्डन फार्मूला। रैंकाइन गॉर्डन फार्मूला। रैंकाइन गॉर्डन फार्मूला का इस्तेमाल किया जाता है वहाँ पर जहाँ पर कॉलम ना तो लंबी है ना छोटी है, मतलब दोनों ही कंडीशन उसमें क्रिएट हो रही हैं। या तो उसमें बकलिंग भी आ सकता है या फिर उसमें क्रैशिंग भी आ सकता है। तब वहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, रैंकाइन गार्डन फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे। तो यदि किसी पदार्थ का अंतिम प्रतिबल संपीड़न में Fc है, Fc हो गया आपका यहाँ पर ये क्रशिंग है, और किसी काट का क्षेत्रफल A है, काट का क्षेत्रफल हो गया आपका यहाँ पर A, तो फार्मूला बन के आ जाता है आपका Fc बराबर Fc, हाँ जी, आपको PC बराबर Fc इंटू A, ये आएगा आपका PC में, जहाँ पर क्रशिंग के कारण वो फेलियर की कगार पे आ जाती है। तो रैंकाइन फार्मूले में ये होता है आपका गार्डन फार्मूला 1/P R बराबर 1/P C प्लस 1/PE। रैंकाइन फार्मूले में मीडियम कॉलम पर ही लागू होता है, जहाँ पर उसकी ना तो उसकी लंबाई ज़्यादा है ना ही उसकी लंबाई कम है। मीडियम प्रकार के जो कॉलम होते हैं वहाँ पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। और पहले तो आप, ये आपका E है, ये है C, तो पहले तो आप E निकाल लेंगे, E की वैल्यू, और निकालेंगे C क्रशिंग। तो समझिएगा कि अगर बीम लंबी है, बीम क्या, ये समझिए कॉलम है, कॉलम लंबा है और कॉलम पे आपने यहाँ पर फोर्स लगा रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं मुड़ जाएगा, बहकाव आ जाएगा। तो इसे कहते हैं आपके बहकाव, या फिर आयलर के द्वारा आयलर लोड या बकलिंग लोड कहेंगे। और यदि कॉलम क्या है, छोटा है, ये इतना आ गया, या मान लो आप ये है और इस पर आप फोर्स लगा रहे, तो ये बहकेगा नहीं, ये सिर्फ क्रश हो जाएगा, वहीं पर कुचल जाएगा। इसलिए इसको कहते हैं क्रशिंग या क्रिपलिंग लोड। जैसे अगर हम ये मार्कर है, अगर मार्कर के ऊपर दोनों तरफ से फोर्स लगाएं तो इसकी लंबाई कम है, तो ये क्या हो, कुचल जाएगा। और यदि इसी मार्कर की लंबाई 5 फीट होती है और फिर आप इस पर फोर्स लगाते तो ये बहक जाता या बहकाव आ जाता। लेकिन रैंकाइन गार्डन में क्या है, जब दोनों ही कंडीशन अप्लाई हो तब आप इस फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे, और यहाँ पर आप आयलर की कंडीशन लगा देंगे, यहाँ पर क्रशिंग की कंडीशन लगा देंगे, और यहाँ पर आपका क्वेश्चन सॉर्ट आउट हो जाएगा, रैंकाइन गार्डन फार्मूला। तो आशा करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा, और इसी के आधार पर आपके जितने भी कॉलम और स्टड के सॉल्यूशन मतलब क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।